हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को जीन रेगुलेशन भी कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में इस लफ्ज़ पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड ऑन ऑफ द जीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल इज नोन एज। तो आपको आंसर लगाना था जीन रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को जीन रेगुलेशन भी कहा जा सकता है, और इसका मतलब होता है द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द जीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। यानी सेल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीन को ऑन ऑफ कर लेता है। जीन को ऑन ऑफ करने से मतलब ये होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि जीन से बनता है आरएनए, और आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। तो अगर उस प्रोटीन की ज़रूरत है तो जीन ऑन रहेगा, और उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो जीन को ऑफ कर दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। इसे ही बोला जाता है जीन रेगुलेशन। फिर आगे एनसीईआरटी में समझाया गया है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के दौरान, कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है उसी दौरान जीन को ऑन ऑफ किया जाता है। तो ये सवाल नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में कब होता है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। यूकैरियोट्स, और बाकायदा इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है जिसे आप सीखेंगे आगे, लैक ऑपरॉन, जिसमें बताया जाता है कैसे आरएनए बनते समय जीन को ऑफ किया जाता है। वो आज हम सीखेंगे भी इंशाल्लाह। इधर यूकैरियोट्स में जो बातें बताई गई वो बस आपको याद कर लेनी है, क्योंकि इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। कि यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी जब डीएनए से आरएनए बन रहा हो। एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, यानी जब स्प्लाइसिंग हो रही है, आपको याद होगा इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं यूकैरियोट्स के डीएनए आरएनए में। तो आरएनए में से इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तीसरा, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जैसे कि आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, फिर एमआरएनए हो चाहे आरआरएनए हो या टीआरएनए से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किया जाता है। उन सबके अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि अगर आरआरएनए तो राइबोसोम बनाएगा, एमआरएनए तो उसके कोड्स इस्तेमाल होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, टीआरएनए ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड में। तो हमने याद किया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जब आरएनए बनना शुरू हो रहा होता है उसी दौरान जीन को ऑन ऑफ किया जाता है, डिसाइड किया जाता है इसे ऑन रखना है या ऑफ करना है। यूकैरियोट्स में एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा हो। एट द टाइम ऑफ स्प्लाइसिंग या प्रोसेसिंग लेवल पर, जब स्प्लाइसिंग का समय रहता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। तो चार स्टेप्स बताए गए। ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें इस बात को बताया भी गया है कि जैसे कि आप क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ चुके हैं सिस्ट्रॉन, आपको याद होगा उसमें एक प्रोमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चर जीन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर आता है, स्ट्रक्चर जीन को कॉपी करता है, आरएनए बनाता है उससे, और टर्मिनेटर रीजन से निकल जाता है। वहाँ उतनी ज़रूरत थी, इसलिए इतनी बात बताई गई थी। आगे जब आप और डिटेल में सुनेंगे डीएनए को तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोमोटर रीजन के अलावा भी कुछ और रीजन डीएनए पे मौजूद होते हैं, जैसे कि ऑपरेटर रीजन मौजूद होता है ना। तो रिप्रेसर रीजन मौजूद होता है, इसे रेगुलेटर रीजन बोलते हैं। तो इसमें काम क्या होता है कि ये जो रीजन्स होते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। और इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं या फिर नेगेटिव रेगुलेटर्स। जब टॉपिक आएगा तो बात थोड़ी और अच्छे समझ में आएगी। फिलहाल मुझे आपको बात ये बतानी थी कि जब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो असल में हमें लैकोऑपरॉन पढ़ना होता है। लैकोऑपरॉन में लफ्ज लैक से मतलब होता है लैक्टोज। इसके बारे में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मनोड ने बताया था। जैकब एंड मनोड के नाम से मशहूर है। जैकब एक जेनेटिसिस्ट था, मनोड एक बायोकेमिस्ट था। उन्होंने समझा किस तरह से इकोलाई लैक्टोज को इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए। इकोलाई लैक्टोज नहीं, इसके अलावा वो ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड, अराबिनोज एक कार्बोहाइड्रेट, उसे भी इस्तेमाल करता है। का वैलिन अमाइनो एसिड उसे भी इस्तेमाल करता है। तो जो भी केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा होगा उसी के नाम से ऑपरॉन बोल दिया जाता है। जैसे एक लफ्ज भी आया ऑपरॉन से, मतलब क्या है? ऑपरॉन इज अ सेट ऑफ जीन्स दैट फंक्शंस टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। अगर कई सारे जीन मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हो, जैसे इसमें एक रेगुलेटर जीन होगा, एक ऑपरेटर जीन होगा, एक प्रोमोटर जीन होगा, और इसके अलावा स्ट्रक्चर जीन होंगे। जब कई सारे जीन मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं तो उसे बोला था ऑपरॉन। ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट केवल आपको प्रोकैरियोट्स में ही नजर आएगा। और फिलहाल हमें टॉपिक पढ़ना है लैक ऑपरॉन। यहाँ लैक से मतलब है लैक्टोज। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया मान लेते हैं, इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया, इसे लैक्टोज को इस्तेमाल करना एनर्जी के लिए। तो इकोलाई बैक्टीरिया सबसे पहले लैक्टोज को अंदर बुलाएगा। अब लैक्टोज बाहर मीडियम में पड़ा हुआ है, वो अंदर क्यों आएगा? तो यहाँ पर अंदर इसे बुलाने के लिए इकोलाई बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है, परमीएज। परमीएज एंजाइम क्या करेगा? इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इन इकोलाई। उसके बाद क्या होगा? जब ये लैक्टोज अंदर आ जाएगा तो एक और दूसरा एंजाइम ये बनाता है इकोलाई, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ देता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इस ग्लूकोज गैलेक्टोज को तोड़ के फिर बैक्टीरिया एनर्जी हासिल कर लेगा। असल में इनको लैक्टोज को अंदर बुलाने के लिए एंजाइम की जरूरत है, एंजाइम सा प्रोटीन मॉलिक्यूल। लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब इन्हीं प्रोटीन की बात चल रही है कि जब इनको ज़रूरत होती है लैक्टोज की तो फिर जाहिर सी बात है वो एंजाइम को बनाता है, और जब लैक्टोज की ज़रूरत नहीं होती तो एंजाइम्स का फॉर्मेशन रुक जाता है, यानी कि सेल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। अब जैसे हम तो खाना खाते हैं तो हमें तो पता होता है कितना खाना खाना है, फिर हम रुक जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर मामला क्या है कि एंजाइम मीडिएट प्रोसेस है, जब लैक्टोज बाहर है तो उसे अंदर बुलाता रहेगा बुलाता रहेगा बुलाता रहेगा, तो ऐसा भी एक समय आ जाएगा कि इतना ज़्यादा फालतू लैक्टोज भी अंदर इकट्ठा हो सकता है जो खुद इकोलाई के लिए टॉक्सिक हो जाए। तो अगर लैक्टोज का एक्यूमुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फालतू लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के जरिए। तो तीन तरीके के एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसे बनाने के लिए बैक्टीरिया के पास एक जेड जीन होता है। उसके अलावा है परमिएज, इसे बनाने के लिए बैक्टीरिया के पास वाई जीन होता है। ट्रांस एसिटाइलेज, इसे बनाने के लिए बैक्टीरिया के पास ए जीन होता है। जेड वाई ए ये तीन टाइप के स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि डीएनए से आरएनए अगर बनता तो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। सिस्टोन टॉपिक में आपने देखा तो स्ट्रक्चर जीन से पहले एक ही प्रमोटर था, आरएनए पॉलीमरेज आता था स्ट्रक्चर जीन को कॉपी कर लेता था। ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर जीन के लिए एक ही प्रमोटर है। अगर इस तरीके का मामला देखने को मिलता है कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जीन उन पर कॉमन प्रमोटर एक ही प्रमोटर है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जीन को पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोला जाता है। आपको उधर बताया भी गया था कि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन कहने का मतलब ये है कि वहां पर तीन स्ट्रक्चर जीन पर, जैसे कि लैकाप्रोन में आप देखेंगे तीन स्ट्रक्चर जीन पर एक प्रमोटर होगा, एक प्रमोटर होगा। आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रमोटर के पास ऑफ कोर्स, उसके बाद वो फॉरन स्ट्रक्चर जीन पे नहीं पहुंचता, बीच में एक और जीन होता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन ये डिसाइड करेगा कि आगे आरएनए पॉलीमरेज को बढ़वाना, उसके लिए अल्लाह ताला ने निज़ाम ये बनाया है कि एक और तीसरा जीन होता है इकोलाई के अंदर, उसका नाम है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन एक खास किस्म का प्रोटीन बनाता है, उससे बोला था रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटर जीन का सिंबल आई है, क्योंकि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन इनहिबिटर की तरह काम करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी डायग्राम से आपको दिखा दूंगा। रेगुलेटर जीन अगर ऑपरेटर से जाकर बाइंड कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रुक जाता है और ऑपरेशन हो जाता है ऑफ, यानी सेल को अगर ज़रूरत नहीं है खाने की तो वो एंजाइम को ऑफ कर लेगा जब रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर जीन में बाइंड कर जाएगा। और अगर उसे एनर्जी की ज़रूरत है तो फिर प्रेशर को ऑपरेटर जीन में बाइंड नहीं करने दिया जाएगा और ऑपरेशन हो जाता है ऑन। कैसे रोका जाता है उसे? वो लैक्टोज या इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाता है। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ फिर पूरी बात बताता हूँ। बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिखा रखा है और इसमें इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ऑपरेशन ऑफ और ऑन होता है। पहले डायग्राम में ऑपरेशन ऑफ है, ऑपरेशन इज स्विच्ड ऑफ। कब ऑफ होता है? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। और दूसरे डायग्राम में दिखा रखा है ऑपरेशन इज स्विच्ड ऑन, ऑपरेशन इज स्विच्ड ऑन। ऑपरेशन स्विच्ड ऑन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जैसे कि ये जो जेड वाई ए दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई। इन स्ट्रक्चरल जीन से पहले ओ से मतलब ये एक ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। और इससे पहले पी से प्रोमोटर जीन है, प्रोमोटर जीन। और ये आई से मतलब है रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। इस तरीके से इन तीन स्ट्रक्चरल जीन से पहले एक प्रोमोटर है, ऐसे ही ये रेगुलेटर जीन का प्रोमोटर है। तो इससे जब ये आरएनए बनता होगा तो एक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आता होगा प्रोमोटर पर, और ये रेगुलेटर जीन को कॉपी करता होगा और एक रिप्रेसर एमआरएनए बन जाता होगा। इस आरएनए को रिप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो आगे प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन बनता है, वो रिप्रेसर। आरएनए से जो बनेगा वो प्रोटीन ही होगा ऑफ कोर्स। इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर। ये एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इनहिबिटर की तरह। कि इस रेगुलेटर जीन आई जीन से बना एक रिप्रेसर एमआरएनए, उससे बना एक रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। किससे आगे बाइंड करके? ऑपरेटर। तो जब इन स्ट्रक्चर जीन का आरएनए पॉलीमरेज आएगा, मान लीजिए इस वाले पर आएगा, तो उस यहाँ को रास्ते से ब्लॉक मिलेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर आएगा, ऑपरेटर से आगे बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक रिप्रेसर प्रोटीन आगे बाइंड कर गया, तो आरएनए हो जाएगा ऑफ। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ हो गया तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर आरएनए नहीं बन पाएगा। आरएनए बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, यानी एंजाइम नहीं बन पाएंगे। अब अगर उसे एंजाइम बनाने होते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर
सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज पहले से मौजूद रहता है। इंड्यूसर यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज या फिर इसका एक आइसोमर एलोलैक्टोज, एनसीईआरटी में दोनों नाम दे रखे हैं। लैक्टोज या एलोलैक्टोज जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, जैसे ही रिप्रेसर बनेगा ये इससे जाके बाइंड कर जाएगा, इसको इनएक्टिव कर देगा। रिप्रेसर के साथ अगर ये इंड्यूसर मतलब लैक्टोज अगर बाइंड कर जाता है तो फिर ये इस लायक नहीं रहता कि ऑपरेटर पर जाके बाइंड कर पाए। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा इधर प्रमोटर पर, और वो ऑपरेटर से होता हुआ ZYA को कॉपी करेगा और एक एमआरएनए बना देगा। इस एमआरएनए को लैक एमआरएनए बोल देते हैं। और इसमें जो जेड जीन वाला पोर्शन था उससे बनेगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बनेगा परमीएज, और ए से बनेगा ट्रांसएसिटाइलेज, और बैक्टीरिया का काम चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि जब ये एंजाइम बन ही नहीं रहे थे, ऑपरॉन ऑफ था, तो फिर ये इंड्यूसर अंदर कैसे आ गया? क्योंकि इस लैक्टोज को अंदर बुलाने के लिए परमीज एंजाइम चाहिए। तो एनसीईआरटी यहाँ पर ये बात कहती है कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे ऑपरॉन बैक्टीरिया के अंदर एक साथ स्विच ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की ये भी है, एक बैक्टीरिया के अंदर एक लैक ऑपरॉन नहीं होता और कई सारे लैक ऑपरॉन होते होंगे, और किसी भी वक्त 100% लैक ऑपरॉन को ऑफ नहीं किया जाता होगा। थोड़े बहुत एंजाइम काम करते रहते होंगे ताकि थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर आ सके ज़रूरत के, और फिर वही लैक्टोज आके इस इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा, इंड्यूसर लैक्टोज, और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा उसको इनएक्टिव कर देगा। ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसका आरएनए पॉलीमरेज आएगा इन स्ट्रक्चर जीन का, और फिर वो ZY को कॉपी करके आरएनए बनाएगा, आरएनए से बन जाएगा प्रोटीन, और बैक्टीरिया का काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन सिर्फ लैकोपेरोन के केस में ही है, इसके अलावा जैसे कि जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है एक एम्ब्रियो के अंदर, ऑर्गन डिफरेंशिएशन के दौरान भी ऑपरॉन को ऑन ऑफ किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं हम समझ सकते हैं, अगर उसे एनर्जी की ज़रूरत है, उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, बाहर मौजूद है लैक्टोज, तो फिर ऑपरॉन ऑन हो सकता है। और अगर बाहर लैक्टोज ही मौजूद नहीं है, उसकी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर लैक्टोज लैक ऑपरॉन ऑन नहीं होगा। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये वाली बात लिखी है कि ऑपरॉन को ऑन ऑफ करने के लिए सेल की मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशंस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी मायने रखती हैं। एक बार देख लेते हैं, ज़रा चीज़ें समझ में आ जाती हैं अच्छे से, डायग्राम हम देख लेते हैं। टॉपिक हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी कहती है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स, कंसीडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। जीन एक्सप्रेशन से फाइनली एक प्रोटीन बनता है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, और इसे कई लेवल पर रेगुलेट किया जा सकता है। इन यूकैरियोट्स, थोड़ा समझाया इन्होंने, द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी जब वो नया नया आरएनए बनता है, यानी स्प्लाइसिंग से पहले वाली बात है। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पर, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्प्लाइसिंग। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और चौथा ट्रांसलेशन लेवल पर। इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं, आपको याद करना होगा कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन यूकैरियोट में किस किस लेवल पर होता है। जब नया आरएनए बन रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, जब उसमें कटिंग हो रही होती है स्प्लाइसिंग लेवल पर यानी कि प्रोसेसिंग लेवल, तीसरा जब आरएनए का ट्रांसफर हो रहा होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और चौथा एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। आगे एनसीईआरटी कहती है द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस। एक नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि जीन्स जो सेल के अंदर होते हैं वो किसी एक फंक्शन को या कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मैंने बताया था आपको इसके बारे में, लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज गैलेक्टोज में। इस सिंथेसाइज बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, यानी लैक्टोज को तोड़ता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। द बैक्टीरिया यूज देम एज सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर उस एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। हैंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज नहीं है टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, ताकि वो इन्हें इस्तेमाल कर सके, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो उसे जरूरत ही नहीं है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाए। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन। ये तीन अल्फाज एनसीईआरटी में बोले गए, हो सकता है नीट एग्जाम में इस साल वो आपसे सवाल पूछ ले कि इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। बहुत शानदार लाइन है, सवाल बन सकता है कि जीन रेगुलेशन किस किस तरह से होता है, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस के बिना पर। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गन, एक और बहुत शानदार सवाल एनसीईआरटी से बन सकता है कि द डेवलपमेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म, एक एम्ब्रियो का एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्जन के दौरान इज आर आल्सो रिजल्ट ऑफ द coordinated regulation of expression of several set of genes।
उस दौरान भी जब एक एम्ब्रियो एडल्ट ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कई सारे जीन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ मिलकर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, इस लाइन से कॉम्पिटिशन सवाल पूछा जा सकता है। कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन यानी जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है उसी दौरान पर जीन रेगुलेशन किया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी सिस्टोन की बात हो रही है। The activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein which affects its ability to recognize start site। वो यहाँ पर बात बता रहे हैं जैसे कि जब डीएनए से आरएनए बनता है उस दौरान आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को तो पहले प्रोमोटर पर आना होता है, तब स्ट्रक्चरिंग को वो कॉपी करता है। प्रोमोटर के बाद आपने लैक ऑपरेशन वाले डायग्राम में देखा था ऑपरेटर था, ऑपरेटर पर आके अगर रेगुलेटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है कुछ एसेसरी प्रोटीन की मदद से। वो एसेसरी प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में जो लैक ऑपरॉन है ये एक नेगेटिव रेगुलेशन की एग्जांपल है कि रिप्रेसर प्रोटीन आया और उसने ऑपरॉन को ऑफ कर दिया। कुछ और दूसरे केसेस में देखा जाता है कि जो प्रोटीन होता है एसेसरी प्रोटीन वो आके आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसे फिर पॉजिटिव रेगुलेशन बोला जाता है। यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, उसमें जैसे लैक ऑपरॉन में हम फिलहाल नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, लैक ऑपरॉन में ही पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। उस दौरान होता क्या है कि जैसे लैक्टोज ही नहीं है, अब लैक्टोज नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज को फिर एक्टिवेट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि लैक्टोज आता है वही तो रिप्रेसर के साथ आगे बाइंड करता है लैक्टोज सेकंड वाले डायग्राम में, और उसको इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर प्रोटीन को ताकि आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो। अब अगर लैक्टोज ही नहीं है तो फिर कैसे ऑन किया जाएगा इस मामले को, तो उसमें कुछ दूसरे प्रोटीन आते हैं और वो प्रोटीन आके फिर क्या करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को डायरेक्ट बढ़ा दे साइक्लिक एएमपी के साथ बाइंड करके। सब डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप ये वाली बात समझो, ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोटीन्स आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और कुछ प्रोटीन्स आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये जो एसेसरी प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली भी काम कर सकते हैं एक्टिवेटर्स की तरह और निगेटिवली भी काम कर सकते हैं इनहिबिटर्स की तरह। इसलिए बोला जाता है लैक ऑपरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है। नेगेटिव रेगुलेशन हम डायग्राम में देखते हैं किस तरीके से एक ये रिप्रेसर प्रोटीन आके ऑफ कर देता है ऑपरॉन को। पॉजिटिव रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। एसेसरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि ये अफेक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन, एसेसरी प्रोटीन का इन्होंने दूसरे का नाम लिया रेगुलेटरी प्रोटीन, कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली यानी कि एक्टिवेटर्स की तरह भी काम करते हैं ये और नेगेटिवली काम करते हैं रिप्रेसर की तरह। नेगेटिवली वाला मामला आपको दिखाया गया है कैसे रिप्रेसर प्रोटीन ने आकर ऑपरॉन को ऑफ किया था। पॉजिटिव रेगुलेशन वाला आपके सिलेबस में नहीं है। The accessibility of the promoter regions of the prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of the protein with sequences termed operator. Operator gene की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। The operator region is adjacent to the promoter element. Structure gene के बाद operator था फिर promoter था, तो उसके बीच में है। डायग्राम देखकर अगर इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। In most operon and in most cases the sequences of the operator bind to the repressor protein. Operator आगे bind कर जाता है with the repressor protein. ऑपरॉन हो जाता है फिर ऑफ। ईच ऑपरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर स्पेसिफिक रिप्रेसर, उसके पास अपने खास ऑपरेटर खास रिप्रेसर होते हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑपरॉन, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली। लैक ऑपरॉन के अंदर लैक रिप्रेसर और लैक ऑपरेटर होते हैं, मतलब उसके ऑपरॉन और रिप्रेसर के नाम के साथ उन्होंने लैक लिख दिया। अभी बात करें लैक ऑपरॉन की, जो डायग्राम आपने देखा था। The elucidation of the lac operon was also a result of the close association between a geneticist, geneticist का नाम है फ्रैंकोइस जैकब, एंड बायोकेमिस्ट इनका नाम है जैक मनोड। इन्होंने दिया था लैक ऑपरॉन का कंसेप्ट। दे वर द फर्स्ट टू एलिसिडेट द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट सिस्टम। ये सवाल नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैकब एंड मनोड वर द फर्स्ट टू एलिसिडेट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ये लाइन आप याद कर लेंगे, ठीक है। इन लैक ऑपरॉन हेयर लैक रिफर्स टू द लैक्टोज, ये सवाल नीट में कई बार आ चुका है। लैक ऑपरॉन में लैक क्या होता है, लैक्टोज। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन, अगर कई सारे स्ट्रक्चर जीन पर एक ही प्रमोटर होता है, जैसे आपने कहा जेड वाई ए 3 स्ट्रक्चर जीन थे उस पर एक ही प्रमोटर था, तो इसे पॉलीसिस्टोनिक बोला जाता है। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन क्योंकि प्रोकैरियोट है तो पॉलीसिस्टोनिक ही होगा, इसलिए ये बात भी आप याद रख लें। ऑपरॉन कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू प्रोकैरियोट्स ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली। कई जगह ऑब्जेक्टिव में बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट लिखा, वो गलत है आंसर, प्रोकैरियोट्स ओनली। Is regulated by a common promoter in the regulatory gene. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. तो आप ये बोल सकते हैं operon is a set of genes that function together as a single unit. To name few such example like operon, इसके अलावा tryptophan TRP operon, arabinose carbohydrate उसका operon, histidine amino acid उसका operon, valine amino acid उसका operon.
तो जो भी केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल होना होगा, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना होगा, उसके लिए खास एंजाइम बनाए जाते होंगे, और उस खास एंजाइम को बनाने के लिए खास सेट होगा जीन का, तो उन खास सेट जीन्स को बोला जाता है ऑपरॉन, और उस केमिकल कंपाउंड के नाम से नाम लिख दिया जाता है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करना तो लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफन को डाइजेस्ट करना टीआरपी ऑपरॉन, वैलिन को डाइजेस्ट करना वैल ऑपरॉन, हिस्टाडीन को डाइजेस्ट करना हिज ऑपरॉन, एराबिनोज को डाइजेस्ट करना तो एरा ऑपरॉन। द लैकोप्रोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, उसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है। रेगुलेटरी जीन को दिखाते हैं आई से, आई से मतलब होता है इनहिबिटर, क्योंकि ये बनाता है एक रिप्रेसर प्रोटीन, वो रिप्रेसर प्रोटीन जब जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है तो ऑपरेशन हो जाता है ऑफ। Here the term I does not refer to inhibition, rather it derived from the word inhibitor. Here I refers to inhibitor, and three structural genes ZYA. I gene codes for the repressor of the leucoprotein, ये बात हो चुकी है। I gene से बनेगा repressor protein। Z gene codes, ये सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं बार बार। Z gene बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide, lactose को तोड़ता है into glucose and galactose। The Y gene बनाएगा परमिएज, कोड्स फॉर द परमिएज, जो कि विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सेल के अंदर लैक्टोज की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा। ए जीन एनकोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, जितना भी फालतू अगर लैक्टोज अंदर इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिक लेवल तक एक्यूमुलेशन का हो जाता है, उस फालतू लैक्टोज को बाहर निकालने का काम है ट्रांस एसिटाइलेज का। हैंस ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट्स इन लैकोप्रोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म लैक्टोज। इस लाइन से भी नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट्स in leucoprotein are required for metabolism of lactose. In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। करेंगे और जो दूसरे operon leucoprotein के अलावा उनमें भी ये देखा जाता है, सारे ही जीन्स के साथ साथ काम करने की जरूरत पड़ती है। ये डायग्राम पर हम बात कर चुके हैं। ये जेड वाई, ये तीन स्ट्रक्चर जीन है, उससे पहले एक ऑपरेटर, उससे पहले प्रोमोटर, फिर ये रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन को आई से दिखाते हैं, ये पी इसका रेगुलेटर है, इसका प्रोमोटर है। रेगुलेटर जीन जब इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन के इनहिबिटर है। बनने के बाद ये जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर पर, और ऑपरेटर बाइंड करने के बाद यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा उसके रास्ते को रोक देगा। जेड वाई ए से एंजाइम नहीं बन पाएंगे, ऑपरॉन हो गया ऑफ। नॉर्मली ऑपरॉन ऑफ ही रहता है, जैसे कि आप अपने ऊपर भी सोच सकते हैं। हर टाइम हम लोग भी खाना नहीं खाते हैं, दिन में 3 बार बड़े मील्स हम लोग लेते हैं, बीच में थोड़ा बहुत खाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया भी पूरे दिन खाना नहीं खाता होगा, तो नॉर्मली ऑपरॉन ऑफ ही रहता है। जब उसे ज़रूरत होती है एनर्जी की, उस दौरान ऑपरॉन को ऑन किया जाता है। तब क्या किया जाता है, वो बाहर से लैक्टोज को अंदर ले लेगा, लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, इसको इनएक्टिव कर देगा। रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो फिर ऑपरेटर पर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता क्लियर है, वो प्रोमोटर पर आएगा, ऑपरेटर पर जाएगा, स्ट्रक्चर जीन्स पर जाएगा, जेड वाई आरएनए बनाएगा, आरएनए से ये एंजाइम प्रोटीन बनने लगे। समझ में आई बात। नीट एग्जाम एक बार सवाल ये पूछा गया, सपोज ऐसा हो कि ये जो रेगुलेटर जीन है इसके अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है वो जाके ऑपरॉन से बाइंड नहीं कर पाता, तो क्या होगा। अब ये जाके अगर बाइंड नहीं कर पाता तो ये तो मामला सीधा सीधा यही हो गया कि अब ऑपरॉन तो ऑन ही रहेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और एंजाइम को बनाता रहेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा चुका है कंपटीशन में कि अगर जेड जीन में म्यूटेशन हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा, वाई जीन में म्यूटेशन हो गया तो परमिएज नहीं बन पाएगा, ए जीन में म्यूटेशन हो गया तो ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक अमाइनो एसिड भी अगर चेंज हो गया तो फिर वो वाली बात नहीं रहती है। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो ये सवाल पूछ चुका है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट क्या है, तो जिसे वो तोड़ता है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपरॉन। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ऑपरॉन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कौन करता है, आप बोलेंगे लैक्टोज। देखो अगर लैक्टोज है मीडियम में यानी इंड्यूसर है तो फिर वो बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से, ऑपरॉन हो जाता है ऑन। और अगर लैक्टोज ही नहीं है तो फिर रिप्रेसर प्रोटीन को रोकने वाला कोई नहीं है, वो जाएगा ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ऑपरॉन को कर देगा ऑफ। तो अगर लैक्टोज है, इंड्यूसर है, ऑपरॉन रहेगा ऑन, और अगर लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, तो ऑपरॉन हो जाता है ऑफ। ये भी कहा जा सकता है कि जब रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से तो ऑपरेंट हो जाता है ऑफ, और जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरॉन से बाइंड नहीं कर पाता ऑपरॉन हो जाता है ऑन। उससे बेहतर आंसर है कि आप इसको इस तरीके से कहें कि अगर इंड्यूसर लैक्टोज है तो ऑपरॉन ऑन, और इंड्यूसर लैक्टोज नहीं है तो ऑपरॉन ऑफ। Hence it is termed as inducer. In the absence of preferred carbon source such as glucose, if the lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of the permease। बता रहे हैं कहानी,
अंदर जो जाता है लैक्टोज परमिएज के ज़्यादा. रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल्स. बहुत शानदार लाइन लिखी है एनसीईआरटी में. अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन, यानी थोड़ा बहुत लैकोपेरोन तो काम करते ही होगा हर समय, इसलिए ताकि जब लैक्टोज की ज़रूरत हो तो वो अंदर चला जाए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नहीं बनेगा परमिएज तो फिर कैसे लैक्टोज अंदर जा पाएगा, है ना. तो एक बैक्टीरिया के अंदर एक लैकोपेरोन नहीं होता होगा, कई सारे होते होंगे, और किसी भी वक्त 100% लैकोपेरोन ऑफ नहीं होते होंगे. द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरोन इन द फॉलोइंग मैनर. वो समझा रहे हैं कहानी कि द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरोन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आइजीन. एक और बहुत शानदार पॉइंट एनसीईआरटी ने कवर किया, आप जरा इस डायग्राम में देखें कि चाहे ऑपरोन ऑफ हो या ऑपरोन ऑन हो, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाने वाला जीन है, रेगुलेटर जीन, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहने का मतलब है कंटिन्यूअसली फंक्शनल जीन है. क्या ऑपरोन चाहे ऑन हो, ऑपरोन चाहे ऑफ हो, उससे इसका मतलब नहीं है. ये लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा. तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसे जीन जो कि लगातार काम करते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या कंटिन्यूअसली फंक्शनल जीन बोलते हैं. A repressor, the repressor of the operon is synthesized all the time, यानी constitutively from the I gene. इसलिए जो रेगुलेटर जीन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, यानी कंटिन्यूअसली फंक्शन जीन. द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, पहले वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाता है, एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ऑपरोन, और आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक देता है, और ऑपरोन फिर ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा, डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर मौजूद है, सेकंड वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि लैक्टोज सच एज लैक्टोज या उसका एक आइसोमर एलोलैक्टोज. एनसीईआरटी में दोनों नाम बताएं, आप याद रखेंगे. द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, वो रिप्रेसर बाइंड करके उसे इनएक्टिव कर देता है बाय इंटरेक्शन विद इंड्यूसर. दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड. अब फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रोमोटर पर, ऑपरेटर पर जाएगा, और फिर आगे स्ट्रक्चर जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, क्योंकि इसे रास्ता रोकने वाला अब की बार रिप्रेसर नहीं आया है. Essentially, regulation of lactoperon can also be visualized as regulation of the enzyme synthesis by its substrate. इस लाइन से भी एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा सकता है कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन को आप देख सकते हैं इस सेंस में भी कि अगर एंजाइम बन रहे हैं तो इसका मतलब ऑपरोन ऑन है, और अगर एंजाइम नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब ऑपरोन ऑफ है. एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट. रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर द लैकोपेरोन. आप इस बात को याद रखें कि ग्लूकोज गैलेक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते. वो तो समझ में भी आती है बात. इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर है लैक्टोज या एलोलैक्टोज, क्योंकि वो रोकता है रिप्रेसर प्रोटीन को. वो रिप्रेसर प्रोटीन को रोकता है, तब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता क्लियर होता है कि वो जाए प्रोमोटर पर, फिर ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चर जीन, और फिर वो तीनों एंजाइम बना दे, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज. कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? लैक्टोज की प्रेजेंस में कब तक काम करेगा, ये एक्सप्रेस कब तक होगा लैकोपेरोन? तो ऑफकोर्स जब तक लैक्टोज है, सारा का सारा लैक्टोज जब टूट जाएगा ग्लूकोज गैलेक्टोज, तो ऑपरेन काम करना बंद कर देगा. रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन. बहुत शानदार लाइन, कई बार नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि लैकोपेरोन को नेगेटिव रेगुलेशन के एग्जाम्पल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि लैकोपेरोन का जो रेगुलेशन हो रहा है वो रिप्रेसर प्रोटीन से हो रहा है, जो कि एक नेगेटिवली इफेक्ट शो करता है. तो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन. कुछ और दूसरे प्रोटीन भी हैं जो कि लैकोपेरोन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. वो सिचुएशंस अलग हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका जिक्र यहाँ पे किया. लैकोपेरोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल. लैकोपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन में भी होता है, बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप डिस्कशन एट दिस लेवल. तो आप यहाँ से बस एक सवाल याद कर लें कि लैकोपेरोन शोज, तो आप आंसर लगाएंगे बोथ नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन. अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय इंड्यूसर इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन वाला मामला आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी डिटेल भी हमें नहीं समझनी है. तो यहाँ हमारा लैकोपेरोन टॉपिक खत्म हुआ. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी बात इस टॉपिक में ऐसी है कि आप जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं आपकी समझ में नहीं आता है, तो फिर आप मेरे से डायरेक्ट मुझे मैसेज करके मालूम कर लेते हैं. यूट्यूब कमेंट्स अक्सर ऐसा होता है कि सारे नहीं देख पाते हैं, तो मेरी एक ऐप है डॉक्टर ज़की जमाल के नाम से प्ले स्टोर पर, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझसे कोई भी सवाल टॉपिक से रिलेटेड है, तो कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आप मेरे से मालूम कर सकते हैं.